आज है 23 सितंबर और आज भी हमारे पास पढ़ने के लिए दो एडिटोरियल हैं। सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ेंगे, फिर की पॉइंट्स देखेंगे, फिर मेंस के लिए एक सवाल देखेंगे और फिर प्री के हिसाब से कुछ फैक्ट्स देख लेंगे और सबसे लास्ट में एमसीक्यू है। दो एडिटोरियल है। पहला एडिटोरियल है धर्मनिरपेक्षता को लेकर, धर्मनिरपेक्षता, और दूसरा एडिटोरियल है जीडीपी को लेकर है। जीडीपी के बारे में कुछ चिंताएं आई हैं, चिंताएं जताई गई हैं और सरकार कोशिश कर रही है हर क्षेत्र में काम करने के लिए। फिर भी क्या बातें हैं सब देखेंगे डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं। तो बात हो रही है धर्मनिरपेक्षता को लेकर और भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे को लेकर, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। बात एक त्योहार से जुड़ी हुई है, मैसूरू दशहरा उत्सव। तो अगर हम त्योहारों की बात करें तो त्योहार किसी भी समुदाय में परंपराओं और किसी विशेष घटना से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि देवी देवताओं को धन्यवाद करना है, जैसे फसल की कटाई का मौसम है तो फसल की कटाई के बाद धन्यवाद देना है, फसल की बुवाई हो गई है तो धन्यवाद देना है, बारिश अच्छी हुई है तो धन्यवाद देना है। तो इस तरह से किसी विशेष घटना से जुड़े हुए होते हैं त्योहार। उदाहरण के लिए तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। वहां पर इस त्योहार को मनाया गया था प्लेग से बचने के लिए, देवी महाकाली से सुरक्षा मांगने के लिए इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। इसी तरह त्योहारों की शुरुआत होती है और फिर आगे चल के ये आयोजन एक बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव बन जाते हैं। अभी क्या हुआ है, अभी कर्नाटक की बात है। कर्नाटक में हर साल मैसूरू दशहरा उत्सव मनाया जाता है और वहाँ की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज विजेता एक लेखिका है वहाँ की, बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक को मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने दशहरा उत्सव को उद्घाटन किया भी और चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंची और वहां पर पूरे महोत्सव का उद्घाटन हुआ। अब सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका डाली गई। याचिका में कहा गया कि इस महोत्सव में बानू मुश्ताक को बुलाना उनके धर्म की स्वतंत्रता की जो गारंटी दी गई है संविधान में, यानी अनुच्छेद 25 में और अनुच्छेद 26 में जो धर्म की गारंटी दी गई है भारत के नागरिकों को, उसका उल्लंघन है। तो उन्होंने कहा, जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने कहा कि बानू मुश्ताक को इस समारोह में बुलाना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, हमारी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया सबसे पहले तो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उत्सव यानी मैसूरू दशहरा उत्सव है जो एक राज्य आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम है, न कि कोई निजी धार्मिक समारोह। तो न्यायालय ने कहा कि राज्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इस तरह का भेदभाव भारत के संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं होता है, भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है और नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होता है। और साथ में यह भी कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना भी स्पष्ट रूप से समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी सरकार के निर्णय को सही बताया था और कहा था कि किसी अन्य व्यक्ति का यदि स्वेच्छा से दूसरे धर्म के महोत्सव में भाग लेता है, यदि इस तरह का समावेशन होता है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है और किसी दूसरे धर्म में त्योहारों में भाग लेता है, स्वेच्छा से भाग लेता है, तो किसी भी और किसी के भी संवैधानिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। तो सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, कोई उल्लंघन नहीं है। हम जितना भारत को जानते हैं, भारत की संस्कृति बहुलवादी संस्कृति रही है, बहुलतावादी संस्कृति है। सिर्फ अलग अलग धर्मों और अलग अलग प्रजातियों के लोग ही नहीं, बल्कि एक धर्म में भी अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग मान्यताओं वाले लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में धर्म के आधार पर किसी की भागीदारी पर भी रोक लगाना भारत की एकता को तोड़ने जैसा है और भारत की संविधान की भावना के खिलाफ है। क्योंकि हमारे भारत ने एक संविधान तैयार किया है, संविधान एक ऐसा रोड मैप है, संविधान एक ऐसा मास्टर प्लान है, जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं। तो हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहाँ पर अलग अलग संप्रदाय के लोग साथ मिलकर रहते हों, अपना अपना काम करते हों, खुद भी प्रगति करते हों और भारत को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हों, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हों, साथ में मिलजुल कर रहते हों, न कि ऐसा भारत जो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखे। यह याचिका जिन लोगों ने डाली है वे लोग ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के समुदायों में हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते, दूसरे समुदाय के लोगों को अपने त्योहारों में भाग नहीं लेना देना चाहते, क्योंकि वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को चालाक कपटी समझते हैं और खुद की आस्था के लिए खतरा मानते हैं।
लेकिन भारत में त्योहार अलग अलग समुदायों को जोड़ते आए हैं। विभिन्न समुदाय, संस्कृति, पंथ, भाषा, बोली, धर्म, मान्यताओं के लोग भारत की ज़मीन पर मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और भारत ने एक ऐसी मिश्रित संस्कृति का विकास किया है। भारत की ज़मीन पर सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते आए हैं, देश में साथ साथ रहते हैं और शांति से रहते हैं। देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस संस्कृति का सम्मान करती है और सभी पार्टियों के, सभी धर्मों के लोग साथ में काम करते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अलग अलग धर्मों के लोग काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले, जीतने वाले, कार्यकर्ता, लीडर्स, सारे लोग एक पॉलिटिकल पार्टीज में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में मिल जाते हैं भारत में। हालांकि कुछ लोग अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की अवसरवाद की राजनीति करते हैं, सह अस्तित्व के स्थान पर सांप्रदायिकता की दरारें पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एकदम स्पष्ट कर दी है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान का मूल ढांचा है और इसे संरक्षित रखना चाहिए, और यह संरक्षित रहेगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रक्षा की है हमेशा से और इसे भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया है। एडिटोरियल में मुख्यतः इतनी ही बातें थी। एक बार की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने बानू मुश्ताक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता है, कन्नड़ लेखिका हैं, धर्म है इनका मुस्लिम संप्रदाय से हैं, मुस्लिम होने के नाते इनका विरोध किया जा रहा था क्योंकि सरकार ने मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया था और यह आयोजन चामुंडेश्वरी मंदिर में हुआ था और ये चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंची और वहां पर इन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। याचिका दायर हुई और याचिका में कहा गया कि यह उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि दशहरा का जो उत्सव है वो राज्य प्रायोजित है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, न कि निजी धार्मिक कार्यक्रम। इसलिए यह किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। राज्य किसी सार्वजनिक आयोजन में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। संविधान की भाव प्रस्तावना में भी स्पष्ट रूप से समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और स्पष्ट रूप से संविधान की भावना के अनुसार अपना फैसला दिया है। संविधान में अनुच्छेद 25 है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 26 है जो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है और मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसमें धर्मनिरपेक्षता हिस्सा है, मूल संरचना का हिस्सा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। न्यायालय ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों को उत्सव में भाग लेने से रोका जा सके। धर्म के आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से किसी को रोकना अस्वीकार्य है, नहीं रोका जाना चाहिए। प्रस्तावना का भी संदर्भ दिया। प्रस्तावना में समता, बंधुता और निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की बात कही है। इस फैसले का एक व्यापक महत्व है क्योंकि भारत एक बहुलतावादी समाज है। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई संस्कृति, कई भाषा, बोली, पंथ, मान्यता, जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग त्योहार और यात्राएं मनाते हैं और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मेंस के लिए यहाँ से सवाल हो सकता है कि भारत के संविधान की मूल संरचना में धर्मनिरपेक्षता का स्थान समझाइए। सार्वजनिक आयोजनों में धार्मिक आधार पर प्रतिबंध लगाने से क्या संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ होंगे? तो भाई साहब, भारत की मूलभूत संरचना के बारे में बताना है और धर्मनिरपेक्षता इसका हिस्सा है, यह बताना है। इसके लिए हम कुछ फैसलों का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एसआर बोम्मई केस का उदाहरण दे सकते हैं। आगे और पढ़ने भी वाले हैं हम, इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को भी पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेदों को भी पढ़ने वाले हैं और कुछ फैसलों को भी पढ़ने वाले हैं। तो यदि धार्मिक आयोजनों में धार्मिक आधार पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे भारत की संवैधानिक भावना पर और समाज पर क्या निहितार्थ होगा? एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही स्पष्ट रूप से हमें बताना है और इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ तक हमने एडिटोरियल पढ़ लिया है। एडिटोरियल में एक तरफ धर्म की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, दूसरी तरफ संविधान के मूलभूत ढांचे में धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है। तो बात साफ है, भारत का एक संविधान है, संविधान का भाग 3 है और भाग 3 में धर्म की स्वतंत्रता भी है। तो धर्म की स्वतंत्रता में जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने, मान सकता है, उससे जुड़ी पालन जो भी करना है वो कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। आप आज एक धर्म को मानते हैं, कल यदि किसी दूसरे धर्म को मानना चाहें तो आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। भारत का संविधान आपके इस अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन आपके धर्म की पालन करने की, प्रचार करने की और मानने की जो स्वतंत्रता है वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहता है, कर सकता है। नमाज पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है। चर्च जाना चाहता है, जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में मानव बलि की परंपरा का पालन करना चाहता है तो इसकी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ है। तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य किसी की धर्म की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 25 के बाद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि हर धार्मिक संप्रदाय या संस्था को अपने धार्मिक कार्यों का और संस्थान चलाने का अधिकार है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है और संस्थान चला सकता है। मतलब यहाँ पर संप्रदाय को और संस्थाओं को अधिकार दिया गया है। यहाँ पर भी वही सीमाएं हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर, नैतिकता को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। यह स्वतंत्रता भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मान लीजिए कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना चाहता है, कर सकता है। कोई गुरुद्वारा अपने धार्मिक स्थान और पूजा पद्धति के नियमों से चल सकता है। लेकिन यदि कोई धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर, किसी दूसरे की संपत्ति पर दावा करता है तो इस तरह के दावे नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता के खिलाफ है। 26 के बाद आता है अनुच्छेद 27। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को मजबूर नहीं कर सकता, किसी भी नागरिक को, कि वह कर, टैक्स इस उद्देश्य से दे कि उसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए होगा। मतलब मान लीजिए मुझे एक मंदिर बनवाना है, मैं मान लीजिए प्रधानमंत्री हूँ देश का, मेरा मन करता है कि एक धर्म के किसी एक उद्देश्य के लिए टैक्स लगा दूं पूरे देश पर, तो ऐसा नहीं होता है। भारत में अनुच्छेद 27 में इसकी मनाही है। मतलब राज्य किसी भी, यहाँ पर राज्य को रोका जा रहा है, राज्य किसी भी नागरिक को मजबूर नहीं कर सकता कि वह टैक्स इस उद्देश्य से दे कि उसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए हो। उदाहरण के लिए सरकार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने के लिए टैक्स का पैसा सीधे नहीं लगा सकती, लेकिन सरकार सांस्कृतिक संरक्षण या पर्यटन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर सकती है, करती ही है। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, मेले होते हैं और यात्राएं होती हैं। यात्राओं के लिए पैसा भी दिया जाता है। तो इस तरह से सरकार मदद करती है, लेकिन इस तरह का स्पेसिफिक टैक्स नहीं लगाती है। 27 के बाद आता है अनुच्छेद 28। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाले विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली बात कही गई है कि जो विद्यालय पूरी तरह से सरकार चला रहा है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात कही गई है कि जो धार्मिक ट्रस्ट या अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल, कॉलेज, धर्म, वहां शिक्षा दी जा सकती है। ठीक, जो ट्रस्ट भले ही सरकार ने उसके लिए पैसा दिया हो, लेकिन यदि कोई धार्मिक ट्रस्ट है वो जिसके और या अल्पसंख्यक संस्थानों के हैं, तो वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, आराम से दी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक सरकारी स्कूल में गीता, बाइबल, कुरान पढ़ाना अनिवार्य नहीं हो सकता है, लेकिन मिशनरी स्कूल, मदरसा अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इन शॉर्ट, अनुच्छेद 26 कहता है कि हर व्यक्ति को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने संस्थान और कार्य करने की स्वतंत्रता है। 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर लगाने पर रोक है। और 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन भले ही सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, लेकिन धर्मार्थ कार्यों के लिए, मतलब धार्मिक ट्रस्ट वाले जो स्कूल हैं, जो धार्मिक ट्रस्टों के द्वारा स्थापित किए गए, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लास्ट में है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 25 से संबंधित है? पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इसमें धार्मिक संस्थाओं को संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। वैसे ये 25 में नहीं है, ये 26 में है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है कि अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? यहां पर हमने देखा था जो पहले सवाल में तीसरा स्टेटमेंट था, धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है? तो कर वाला प्रावधान है 27 में। तो किसी नागरिक को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार में होना है। बी। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सही है? पहला स्टेटमेंट, राज्य निधि से पूर्णतः चलने वाले विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा स्टेटमेंट, धार्मिक ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है कि किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। देखो, सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है, लेकिन सरकार के द्वारा पूर्णतः या अंशतः चालित नहीं है, तो ऐसे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। तो उत्तर होगा केवल बी, 1 और 2। पांचवा सवाल है कि भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस भाग से आते हैं? तो भाग 3 मौलिक अधिकार, हमने अभी सबसे शुरू में यही पढ़ा था, धर्म की स्वतंत्रता इसका एक हिस्सा है भाग 3 का। तो यहां पर पहला एडिटोरियल खत्म। अब देखते हैं दूसरा एडिटोरियल। दूसरे एडिटोरियल में बात की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ दिक्कतों के बारे में। देखो, सरकार ने इस साल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए हैं। कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या फैसले लिए थे? एक फैसला लिया था, आपको याद होगा, इनकम टैक्स कम किया था। दूसरा, जीएसटी में सुधार किए थे। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों तक पहुंचाती भी है, डायरेक्टली पैसा पहुंचाती भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ मुश्किलें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले एडिटोरियल्स में हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था। जीडीपी के बारे में क्या पढ़ा था कि जीडीपी को निकालने के 3 तरीके देखे थे, जिसमें से एक तरीका था एक्सपेंडिचर वाला तरीका, यानी खर्चे वाला तरीका। अब ये जो खर्चे वाला तरीका है, उसमें यह है कि देश में जितना भी खर्चा हुआ है, जहां पर भी जिसने भी खर्च किया है पैसा, उस सारे पैसे को जोड़ दिया जाए तो हमारी जीडीपी निकल जाएगी। तो इसके 4 घटक होते हैं। एक घटक होता है घरेलू उपभोग, मतलब आपके मेरे जैसे लोग जितना भी खर्चा करते हैं, जिन चीज़ों पर भी खर्चा करते हैं उपभोग पर, वो सारा खर्चा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। उसमें जोड़ दिया जाए निजी निवेश, मतलब निजी निवेश में कंपनियां भी हो सकती है, हमारे आपके जैसे लोग भी हो सकते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरी में जहाँ पर भी निवेश हुआ है उसको जोड़ दिया जाए। तीसरा होता है सरकारी खर्चा। सरकारी खर्चे में क्या होता है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, सरकार सैलरीज देती है, सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करती है, तो सरकार जितना भी पैसा खर्च कर रही है उसको यहाँ पर जोड़ दिया जाए। और चौथा है शुद्ध निर्यात। यहाँ पर एक्सपोर्ट जितना भी हमने बाहर भेजा है माइनस जितना भी हमने बुलवाया इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो मिलेगा हमको शुद्ध निर्यात। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी जीडीपी निकल जाएगी। यहाँ पर अगर जीडीपी को एक बस की तरह देखें तो 4 पहिए हैं, घरेलू उपभोग, निजी निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। अगर ये चारों पहिए ठीक से चलते रहेंगे तो हमारी जीडीपी की गाड़ी ठीक से चलती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। अब यहाँ पर सरकार उपभोग को बढ़ाने के लिए तो कदम उठा रही है, और सरकारी व्यय पहले से मजबूत है। सरकार बुनियादी ढांचे पर काफ़ी खर्च कर रही है। साल दर साल सरकारी खर्चे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और दूसरे खर्चों में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो सरकार के खर्चा बढ़ता जा रहा है। साल दर साल बजट उठाकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि सरकारी व्यय तो बढ़ ही रहा है। लेकिन निजी क्षेत्र जो है, निजी क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई हैं। निजी क्षेत्र बड़ी धीमी गति से रेंग रहा है, क्योंकि निजी निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों के पास प्रोत्साहन नहीं है। एक निवेशक निवेश क्यों करेगा? मान लीजिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बिजनेसमैन है, वो निवेश क्यों करेगा? वो फैक्ट्री क्यों लगाएगा? यदि कोई फैक्ट्री लगाता है तो कोई प्रोडक्ट बनाएगा या कोई सर्विस बनाएगा। अगर प्रोडक्ट या सर्विस बिकने की अगर उम्मीद है उसे, तो एक निजी निवेशक निवेश करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, लोगों को काम पर रखेगा और आउटलेट्स खोलेगा ताकि लोग उसकी चीज़ें खरीद सकें। लेकिन अगर उसे लगता है कि खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो निजी निवेशक कभी निवेश नहीं करेगा। अब सीधी सी बात है, निजी निवेश बढ़ाने का एकमात्र तरीका तो यही है कि घरेलू मांग को बढ़ा दिया जाए। घरेलू मांग कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा होगा। लोगों के पास पैसा कब होगा? जब उनकी आय बढ़ेगी। आय कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास काम होगा। काम कब होगा? जब लोगों के पास स्किल्स होगी, शिक्षा होगी। तो अगर ये पूरी सारी चेन है, ये सारी पूरी श्रृंखला है, ये पूरा सर्कल है जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे चलाता है। तो निजी निवेश बढ़ाने का एकमात्र तरीका है घरेलू मांग को बढ़ा दिया जाए। तो सरकार एक तरफ आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ चीज़ों को सस्ता करने की कोशिश कर रही है। शुद्ध निर्यात के मामले में हम देख रहे हैं कि समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने पहले 25% का टैरिफ लगाया, फिर 25% का टैरिफ लगाया, पहले 7 अगस्त को, फिर 27 अगस्त को। कुल मिलाकर 50% का टैरिफ लग चुका है। तो 50% का टैरिफ लग चुका है और हम अपने जितना भी निर्यात करते थे, कुल निर्यात का 20% एक ही देश को निर्यात करते थे, यूएसए को, और यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है। इससे हमारा निर्यात कम होगा
और जब निर्यात कम होगा तो शुद्ध निर्यात वाला जो चक्का है वो और धीरे चलेगा। भारत दूसरे बाजार ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी चुनौतियां तो हैं ही। अब घरेलू उपभोग को बढ़ाना यहाँ पर ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जो नुकसान हमको निर्यात से हुआ है, मतलब निर्यात न होने से हुआ है, उसकी मांग यदि भारत में अंदर देश में लोगों के द्वारा अगर डिमांड बढ़ा दी जाए तो उसकी भरपाई हो सकती है। जो चीज़ें अमेरिका में जाकर बिकनी थी वो चीज़ें अब भारत में बिक सकती है, लेकिन कब? जब लोगों के पास आय बढ़ेगी और कीमतें कम होगी। इसके लिए सरकार ने सुधार किए हैं, जैसे जीएसटी सुधार किया है जो 22 सितंबर से फैसला लागू हुआ है। जीएसटी की दरें कम हुई हैं। जो घरेलू उपभोग में जो चीज़ें हैं उसमें से लगभग 75% चीज़ें अब जीएसटी में या तो 0% की होगी या 5% की होगी। तो इससे चीज़ों की, वस्तुओं की मार्केट में कीमतें कम होंगी और डिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है इस फैसले के बाद। गाँवों में भी शहरों में भी दोनों जगह है। गाँवों में लगभग 75% चीज़ें 5% या उससे कम वाले स्लैब में होंगी, यानी 0% में होंगी, और शहरों में लगभग 56% चीज़ें होंगी जो या तो 0% वाले स्लैब में होगी या 5% वाले स्लैब में होंगी। इसके अलावा सरकार ने बजट 2025 में आयकर घटाया था और लोगों की जेब में पैसा डालने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टैक्स कितना भी काट लिया जाए, एक मामूली सी कीमतों में कटौती होगी। सबसे ज़रूरी है लोगों की आय बढ़ना, और इतनी आय बढ़ना कि लोग उसे खर्च कर सकें। और खर्च कब करेंगे? जब कंपनियां उनका वेतन बढ़ाएगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो लोग उसे मार्केट में खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निजी निवेश आएगा, निजी निवेश वाला पहिया भी चलेगा, घरेलू उपभोग वाला पहिया भी चलेगा, सरकारी खर्च ठीक चल रहा है, और निर्यात के मामले में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई देश के अंदर की जा सकती है। क्योंकि भारत में जो इकोनॉमिक चलती है वो घरेलू डिमांड पर ज़्यादा निर्भर है, न कि विदेशी एक्सपोर्ट पर। लेकिन भारत में जो श्रम है वो श्रम ज़रूरत से ज़्यादा ही है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या तो है ही, और तेज़ी से वेतन बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा श्रम पहले से ही है। मतलब एक काम करने के लिए एक आदमी को बुलाओ तो एक की जगह 4 आदमी खड़े होते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं है, इसलिए वेतन बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के पास स्किल भी कमी है, स्किल की भी कमी है। शिक्षा और स्किल पर, ट्रेनिंग पर, लोगों की प्रशिक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि लोग दूसरी जगह भी रोजगार पा सके और स्वरोजगार में भी कुछ ना कुछ काम कर सकें। एडिटोरियल में बस इतनी ही बातें थी। की पॉइंट्स में देख लेते हैं क्या बातें हैं। तो बात यह है कि भारत सरकार उपभोग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बाकी जो इंजन है वो कमज़ोर चल रहे हैं। शुद्ध निर्यात क्यों कमज़ोर चल रहा है आपको जानते हैं, टैरिफ के कारण और कम हो गया है। निजी निवेश इसलिए कम है क्योंकि उपभोग नहीं है। उपभोग यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो निजी निवेश भी बढ़ जाएगा। सिर्फ सरकारी खर्च वाला जो पहिया है वो ठीक चल रहा है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रही है, सरकार राज्यों को भी पैसा दे रही है ताकि राज्य भी बिना ब्याज का पैसा दे रही है ताकि राज्य भी निवेश कर सकें। 4 चक्के हैं अर्थव्यवस्था के। हाउस होल्ड कंजम्पशन सबसे बड़ा सहारा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीमी गति से चल रहा है, अपनी क्षमता का उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। सरकारी खर्च लगातार मजबूत है और बढ़ भी रहा है। शुद्ध निर्यात, वैश्विक व्यापार संकट है, टैरिफ है, टैरिफ वॉर चल रहे हैं वैश्विक स्तर पर। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, तो निर्यात को थोड़ा सा धक्का तो लगा है। घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, मतलब घरेलू स्तर पर डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार ने जीएसटी की दरों में सुधार किया है। जीएसटी दरें कम हुई हैं। पहले 56% चीज़ें 0 या 5% स्लैब में आती थी ग्रामीण स्तर पर, अब 75% चीज़ें या तो 0 वाले टैक्स स्लैब में आएगी या 5% वाले में आएगी। सरकार शहरों में पहले 50% चीज़ें 0 या 5 में थी, अब 66% चीज़ें 0 या 5 में, मतलब सस्ती होने वाली हैं कुछ चीज़ें। आय बढ़ाने के लिए या लोगों की जेब में पैसा डालने के लिए आयकर की दरें कम की थी ताकि लोग खर्चा कर सकें, लेकिन लोग खर्च करने की बजाय पैसा बचा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है लोगों की वेतन वृद्धि करना, मतलब टैक्स में कटौती करके चीज़ें कुछ हद तक सस्ती हो सकती है, लेकिन असली लोगों के पास परचेसिंग पावर तभी आएगी जब लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो लोगों की आय में वृद्धि होने से ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। मौजूदा चुनौती क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अब एक इंजन बचा है। 4 इंजन में से सरकारी इंजन चल रहा है और उसके अलावा एक है उपभोग का इंजन। जो नुकसान हमें एक्सपोर्ट से होने वाला है उसकी भरपाई भी हो सकती है यहाँ पर, और अर्थव्यवस्था को यदि आगे बढ़ाना है तो उपभोग को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, इसलिए ही सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है, इसलिए सरकार ने आयकर में भी कटौती की है। यदि उपभोग बढ़ता है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो निजी निवेश भी आएगा।
यहाँ से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोग यानी कंजम्पशन को विकास का प्रमुख इंजन क्यों माना जा रहा है। इसके सामने मौजूद चुनौतियों और सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। तो वैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोग को प्रमुख माना जा रहा है क्योंकि 4 इंजन में से 2 इंजन ठप बैठे हैं। एक इंजन सरकार के हाथ में है, सरकार काम कर रही है। एक इंजन बाकी पूरे भारत के लोगों के हाथ में है, यानी कंजम्पशन का। उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके सामने चुनौतियां यही है। आय की चुनौती है, लोगों के पास कम आय है, लोगों के पास कम पैसा है, तो डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है? जीएसटी सुधार कर रही है, जीएसटी की दरों को कम किया है, आयकर में कटौती की है। तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन उसके सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं कि लोगों के पास एक तो स्किल्स नहीं है, और लोग रोजगार पर ज़्यादा निर्भर है, न कि स्वरोजगार पर, न कि स्टार्टअप्स पर, न कि एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो ये चुनौतियां हैं, और इसे सुधारने के लिए सरकार जो कर रही है उनके बारे में चर्चा करना है। चुनौतियों के बारे में, उपायों के बारे में सारी बातें हमें लिख देनी है। सबसे लास्ट में एमसीक्यू आते हैं। तो पहला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख इंजन माने जाते हैं। घरेलू उपभोग माना जाता है, निजी निवेश माना जाता है, सरकारी व्यय माना जाता है, शुद्ध निर्यात माना जाता है। तो उत्तर होगा सी, 1 2 3 4। दूसरा सवाल है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई? तो सबसे मजबूत वृद्धि तो सरकारी व्यय में ही देखी गई है, बाकी सारे क्षेत्र धीमे चल रहे हैं। तीसरा सवाल है कि भारत में निजी निवेश बढ़ाने के लिए किस स्थिति का पूरा होना आवश्यक है? तो औद्योगिक क्षमता का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घरेलू मांग में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए, निर्यात सब्सिडी बढ़ाना चाहिए, और विदेशी मुद्रा भंडार कम होना चाहिए। तो भाई साहब, सबसे बड़ी ये चीज़ें हैं कि फिलहाल तो घरेलू मांग को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। चौथा सवाल है कि जीएसटी दर सुधार के बाद ग्रामीण भारत के मासिक व्यय का लगभग कितना प्रतिशत 0% या 5% जीएसटी स्लैब में आ गया है? तो लगभग 75% चीज़ें ग्रामीण भारत में या तो 0% में आ गई है या 5% में आ गई है, मतलब दोनों को मिलाकर 75% चीज़ें हैं जीएसटी सुधारों के बाद। पांचवा सवाल और आखिरी सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि बजट 2025 में आयकर दरों में कटौती की गई थी। बिल्कुल की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में मजदूरी वृद्धि, श्रम की अधिक आपूर्ति और कौशल की कमी के कारण धीमी है। बिल्कुल, मजदूरी में जब वृद्धि होती है जब मजदूरों की कमी होती है, लेकिन भारत में काम करने वाले के लोगों की बहुतायत है और ऊपर से स्किल सेट कम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि घरेलू उपभोग वैश्विक कारकों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो घरेलू उपभोग वैश्विक कारकों से प्रभावित एक तो नहीं होता है, वैश्विक कारकों से शुद्ध निर्यात प्रभावित होता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।